हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि पेडागोजी के होंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, संदर्भ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बगैर कोई लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो क्वेश्चन है, सुष्मिता चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति, सबसे रेलिवेंट रणनीति, स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होगी सुष्मिता के लिए। देखिएगा, कक्षा में बहस आयोजित करना, क्लासरूम में बहस करवाना, डिबेट करवा देना, या फिर समूह में चर्चा, या फिर पोस्टर बनाना। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सबसे बेहतर रणनीति, सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी जो होगी इसके लिए कि बच्चे को पेड़ों के संरक्षण के विषय में से रिलेटेड संवेदनशील कैसे बनाया जाए, तो सबसे बेहतर होगी कि बच्चों को कोई प्लांट लगाने के लिए कहा जाए, और प्लांट लगाने के साथ साथ उसे नर्चर करने में टीचर उसकी मदद करे, हेल्प करे। ऐसे में बच्चों का अटैचमेंट प्लांट से, ट्रीज से, पेड़ से बढ़ेगा। ठीक है, और बच्चे इस मैटर पे, इस टॉपिक पर संवेदनशील होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। ठीक है, आगे समझिएगा। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। देखिए, कम्युनिटी के अंदर भेजा है ना, कि जो बीमारी है उसका पता लगाया जाए। ग्रुप में भेजा। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है, पाठ्य पुस्तक में ये वाली एक्टिविटी नहीं है ना, कैरिकुलम का ये हिस्सा नहीं है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक यानी कि रेलिवेंट नहीं है। ये वाला काम करवा रहा है, और नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सी बात इस काम से रिलेटेड नहीं है, मुताल्लिक नहीं है। ठीक है, समझिएगा ऑप्शन को। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। अवसर तो मिल रहा है कि बच्चों को समाज के लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, सही बात है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। रियल सेटिंग्स में वास्तविक जीवन के साथ बच्चा सीखेगा, सही बात है। जब कम्युनिटी से रिलेटेड कोई वर्क होगा तो बच्चा वास्तविक जीवन के साथ, रियल सेटिंग के साथ सीखेगा। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ग्रुप में काम कर रहा है, ग्रुप में काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी, सही बात है, क्योंकि ये तीनों बात इस काम से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। ये बात इस काम से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है कि इस काम की वजह से लोगों को पता चला कि वो किन बीमारी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, पता था। यहाँ पे पता करना, जिनको पता करना है वो स्टूडेंट हैं, वो विद्यार्थी हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें पूछा गया कि कौन प्रासंगिक नहीं है, ऊपर की तीनों प्रासंगिक है, रेलिवेंट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आगे समझिएगा, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में
बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे, उनका एक्सपीरियंस को जाना जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण, सबसे अच्छा अप्रोच कौन सा है? एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझना है। भाई प्रिया ये कर रही है कि बच्चों की जो आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी सेटिंग्स में जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, उस अनुभव के अलग अलग बच्चों के अनुभव को समझा, ये कर रही है। तो गोया कि इसमें क्या कर रही है प्रिया? इंक्वायरी कर रही है। देखते हैं, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दृष्टिकोण। यहां पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अन्वेषण दृष्टिकोण यानी कि इंक्वायरी अप्रोच, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जो ये वाला जो एक्टिविटी कर, ये वाला जो स्ट्रेटेजी अपना रही है प्रिया, वो अन्वेषण दृष्टिकोण अप्रोच को अपना रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन। समुदाय जो है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए इफेक्टिव और अच्छा संसाधन, रिसोर्स समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? ऑप्शंस को देखिएगा। यह सस्ता और सुलभ है। सस्ता है इस वजह से कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स है, या फिर बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। यह वास्तविक परिस्थिति, रियल सेटिंग्स में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी से जब जुड़कर बच्चा सीखने का मौका मिलेगा बच्चे को, तो गोया कि वो रियल सेटिंग्स में रहकर सीख रहा है, रियल सेटिंग्स में रहकर सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एवीएस के पेडागोजी में पूछा जाता है, लैंग्वेज के भी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको समझना है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। कहीं पूछा जाएगा कि पाठ्यचर्या से बाहर जाने का मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का मतलब क्या होता है, दर्शी किताब से बाहर जाने का क्या मतलब है। हमने बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये देखिए एवीएस की जो टीचिंग में है, टीचर बाहर की चीजों को स्कूल की लाइफ से, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा रहा है उसको जोड़कर पढ़ा रहा है, जोड़कर बता रहा है, बाहर के जीवन से रिलेटेड को रिलेट करके जो पढ़ा रहा है। तो ऐसे में कौन सा अप्रोच अपना रहा है, कौन सा तरीका अपना? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। यानी कि जब ये वाला टर्म यूज होता है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी होती है टीचर के लिए कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, मजीद मालूमात भी बच्चों को दे। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का मतलब ये है इजाफी मालूमात, एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों को दे रहा है टीचर, ठीक है। तो यहां पर वही कर रहा है कि बाहर की जिंदगी से जोड़कर एवीएस की टीचिंग, एनवायरमेंटल की स्टडीज के जो शिक्षण अधिगम में प्रोसेस में अपना रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहें तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
रमा जो टीचर है वो बच्चों को समझाया कि भाई ज्वाइंट फैमिली क्या होता है और सिंगल फैमिली क्या होता है, एकल परिवार और विस्तारित परिवार को बच्चों को समझा दिया। तो क्या सोचते हैं इस तरीके से समझाने के बारे में आप एज ए टीचर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए ऑप्शंस में, परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, सेंसिटाइज्ड नहीं है बिल्कुल, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये बात बिल्कुल इस अप्रोच से रिलेटेड लग रही है कि रमा जो है वो अपने आप बता दिया वन लाइन में कि भाई इसको एकल परिवार कहते हैं, इसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। बच्चों को कहीं बच्चों से नहीं पूछा जा रहा है ना, तो ऐसे इसमें कह सकते हैं कि इंक्लूसिव मेथड नहीं है, इंक्लूसिव दृष्टिकोण नहीं, इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आप चूज कर सकते हैं, बहुत ही रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस कक्षा गतिविधि या गतिविधियां है? ईवीएस के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए पर्यावरण अध्ययन में कौन सी गतिविधि एक्टिविटी है इस्तेमाल किया जाता है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, फील्ड ट्रिप, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव यानी कि ऊपर के तीनों की तीनों एक्टिविटी गतिविधि शामिल है। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों की तीनों गतिविधि ईवीएस के क्लास में हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ईवीएस को आपको समझना है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कौन सी बात पेडागोजी में सही मानी जाती है, कौन सी बात नेगेटिव मानी जाती है, बिल्कुल आपको यही बस समझना है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि ये, इसमें क्या किया जाए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में कौन सी बात, कौन सी पॉइंट को शामिल किया जाए कि वो समग्र शिक्षा का कारण बन जाएगा? एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, समावेशी किया जाएगा, इनके इंक्लूसिव बनाया जाए, विषयगत हो, थीमेटिक हो, या उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगर इन तीनों बात पर अमल की जाए, एकीकृत किया जाए, समावेश बना जाए, विषयगत हो, तो ऐसे में हमारी जो ईवीएस की जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, करिकुलम है, निसाब है, वो समग्र शिक्षा का कारण, समग्र शिक्षा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, एक चैप्टर है, सही बात है, क्लास 5 में बुक में है ये चैप्टर। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किस बात से रिलेटेड जागरूक करना है? कि यह एक अवैध कार्य है या फिर सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या फिर सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि सपेरे जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो स्नेक्स को, सांप को नुकसान न पहुंचाए, इस तरह की बात बच्चों को बताना, इससे रिलेटेड संवेदनशील बनाना। और अगर सांप सपेरों को उसके काम से अलग किया जाए तो उससे पहले उसको अल्टरनेट काम दिया जाए, जिससे उसकी आजीविका चल सके, जिंदगी गुजर बसर हो सके। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, मिड डे मील के समय के विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है यानी कि रेलिवेंट है? विद्यालय में एमडीएम का यूज होता है, तो कौन सी बात एमडीएम से रिलेटेड
सबसे उपयुक्त है, प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल भी बेतुकी और गलत बात है। ठीक है, यह एवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, मौका है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एमडीएम में क्या होता है कि एमडीएम में जब बच्चे को मिड डे मील खिलाया जाता है, लंच का टाइम होता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, समूह में खाना खिलाया जाए, एक साथ खाना खिलाया जाता है, तो ऐसे में बच्चे को एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के विचार को भी जानता है ना। तो ये अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के क्यों नहीं होंगे उस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय खाली पेट आते हैं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, नेगेटिव बात है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये भी बिल्कुल नेगेटिव बात है, गलत बात है। समय इससे बर्बाद नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। ठीक, आगे समझिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट लोड। इससे क्या मतलब होता है? स्कूल बैग का कम वजन करना, या फिर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में अध्यायों का कम संख्या हो, या फिर अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। जो अननेसेसरी है बच्चों के लिए, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है जो चैप्टर्स या जो बुक, उनको रिमूव किया जाए। तो ऐसे में बच्चे भी बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। आजकल क्या होता है, बच्चों का बस्ता बहुत ज्यादा भारी होता है। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखना यानी कि ग्रुप लर्निंग। बहुत ही अच्छी बात है। ग्रुप लर्निंग हमेशा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कर रहे हैं। ग्रुप लर्निंग बार बार आता है। तो इसका मकसद क्या है? ऑप्शंस में पकड़िए, समझिए। लड़के और लड़कियों अलग अलग सीखते हैं, ये उद्देश्य है। यहाँ पे तो ग्रुप में लर्निंग करा रहे हैं, ग्रुप में अलग नहीं करते हैं, ये बात वैसे भी गलत हो गई आपकी। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, यहाँ पर अलग करने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ग्रुप में सीखने की बात की जाती है। ग्रुप में सीखने का क्या उद्देश्य होता है? ग्रुप में सीखने का उद्देश्य क्या होता है समझिएगा? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने का सक्षम बनाना, यही ग्रुप लर्निंग का उद्देश्य होता है। कि समूह में बच्चे कैसे सीखें, समूह में सीखने का अवसर दिया जाए बच्चों को, ग्रुप लर्निंग हो और बच्चे सक्रिय हों। क्या हो? ग्रुप लर्निंग में सबसे अहम बात क्या है कि बच्चों का सक्रिय होना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, बाला। बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का फुल फॉर्म क्या है ना? बाला का फुल फॉर्म पूछ लिया है, देखिएगा। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बहुत ही आसान है, फुल फॉर्म में बहुत कुछ समझना नहीं रहता है, बस आपको याद करना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। वहां पे आपको क्वेश्चन में इंग्लिश भी दिया रहेगा, आपको सिर्फ याद कर लीजिए, बिल्डिंग एज लर्निंग लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे देखिएगा, वैकल्पिक ढांचा अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण या फिर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, यही वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, महिलाएं पुरुष
पुरुषों की तुलना में, कंपैरिजन में, मुकाबले में कमजोर है। एक स्टेटमेंट है, ये क्या है? इस तरह के स्टेटमेंट क्या कहलाता है? मिथक कहलाता है, वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक तथ्य है, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा, या फिर अंधविश्वास। अंधविश्वास आप जानते हैं कि ये काम कर लेंगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, काली बिल्ली गुजर गई तो आपको लगता है कि कोई खतरा होने वाला है। इस तरह की अंधविश्वास के उदाहरण हो सकते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा, पुराने ख्यालात कि भाई जो अलग अलग चीज है, बाल विवाह वगैरह है ना, तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। और मिथक कहते हैं कि अलग कुछ स्टेटमेंट देना। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट दिया हुआ है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। इस तरह के स्टेटमेंट पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, उनकी दिमाग कमजोर होती है, या फिर वो बहुत से काम ऐसे नहीं कर सकते जो पुरुष कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना ये मिथक कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिथक। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चंस थे और हमने समझने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों के साथ वीडियोस को, लेक्चर्स को शेयर करते रहें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।